चलिए हम लोग ये क्लास 12th का ही हम लोग जो है फिजिकल इस वीडियो से शुरू करेंगे, ठीक है। और फिजिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। मैं आपको सबसे पहले जो क्या करता हूँ कि फिजिकल का सिलेबस लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। तो फिजिकल PHYSICAL फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री है, इसका सबसे पहले हम लोग सिलेबस लिख देंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, ठीक ना। तो फिजिकल जैसे होता है ना, आप अलग अलग चैप्टर में पढ़े होंगे कि क्लास 11th में 12th में सब में पढ़े होंगे, तो सबका एक अपना अपना सिलेबस होता है कि क्या पढ़ना है हम लोगों को, है कि नहीं। तो क्लास 12th में आप लोगों को जो है क्या क्या पढ़ना है समझिएगा। तो पहला आपको पढ़ना है, पहला जो चैप्टर का नाम है वह है ठोस अवस्था। क्या नाम है, बोलिए। ठोस अवस्था, समझ आया कि नहीं आया। दूसरा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट है सही। दूसरा चैप्टर का नाम है विलियन। विलियन जिसको बोलते हैं सॉल्यूशंस। तीसरा नाम है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, ठीक है। वैद्युत रसायन तीसरा चैप्टर का नाम है जो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। फिर वैद्युत रसायन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। फिर चौथा चैप्टर जो आप लोग पढ़ना है उसका नाम है रसायन बलगतिकी। ना क्या नाम है, रसायन बलगतिकी। तुम इधर आ जाओ। रसायन बलगतिकी, है ना। केमिकल केमिकल थर्मो डायनामिक्स, ठीक है। फिर और पांचवा चैप्टर का नाम है आपका पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन जिसको बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सुना है कि नहीं आया। तो ये दीज आर द चैप्टर्स, आपको इसी चैप्टर्स के बारे में क्लास 12th में फिजिकल में पढ़ना है कि नहीं। तो ये क्लास 12th का ये है और बहुत ही आसान है, समझ में कि नहीं आया। तो इसमें से बाबू पहला हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है ठोस अवस्था। समझ आया कि नहीं आया। तो ठोस अवस्था क्या है, ठोस क्या है, तो एक पदार्थ की अवस्था है। किसकी अवस्था है, पदार्थ की अवस्था है। आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि पदार्थ अलग अलग रूपों में विराजमान है। जैसे जैसे पदार्थ ठोस रूप में पाया जाता है, पदार्थ जो है द्रव रूप में पाया जाता है, पदार्थ जो है गैस रूप में पाया जाता है। हम अपने अगर आसपास ऑब्जर्व करें तो हमारा पेन, मार्कर, टेबल, बेंच, कुर्सी, आपको जितना भी सॉलिड दिख रहा है तो ये सब क्या है, ठोस है कि नहीं। पानी हो गया, फिर से दूध हो गया, है कि नहीं, तेल हो गया, शराब हो गया, ये सब क्या है, द्रव रूप में पाया जाता है। और अगर हम अपने जो हम लोग सांस में ग्रहण कर रहे हैं, है कि नहीं, ये सब क्या है, गैस है। तो सबसे पहला चीज सवाल उठता है कि सर पदार्थ है क्या। हमने पदार्थ का डिफिनेशन लिख रहा था कि पदार्थ वह वस्तु है जिसमें कोई द्रव्यमान हो या कोई स्थान घेरे, कोई भी ऐसा चीज जिसमें वेट हो, द्रव्यमान हो, ठीक ना, जो स्थान घेर सके, है कि नहीं। या फिर हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रिय क्या है, आंख, का नाक, जीभ और त्वचा। आंख, है ना, कान, नाक, जीभ, है ना, और त्वचा, ये मानव का इंद्रिय होता है, ठीक है। और इससे अगर कोई वो मनुष्य जो है उसको महसूस कर रहा है, समझ कि नहीं है, इंद्रियों से महसूस कर सके, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। समझ आया ना। तो ये पदार्थ का परिभाषा है। तो जो चीज जो ऐसा होगा ना उसको हम लोग बोलेंगे कि वो पदार्थ है। क्लियर। तो चलिए अब इसका उदाहरण लिखते हैं। तो उदाहरण में जैसा कि मैंने बताया, अब जिससे देखिए, चूंकि हम पेन से, मार्कर से पकड़ के रख रहे हैं,
लिख रहे हैं, तो क्या होगा इसका, सबसे पहला चीज कलम लिख देते हैं, कलम हो गया, कॉपी हो गया, किताब हो गया, हवा को भी महसूस करते हैं तो हवा हो गया, समझा ना। फिर से पानी हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया आपका, फिर से CO2 गैस हो गया, है कि नहीं, शुष्क CO2। ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसका उदाहरण है, मतलब ये उदाहरण है किसका, तो पदार्थ का। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब कि उपयोग में आता है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, जो स्थान घेरता हो, है कि नहीं, और जिसे महसूस कर सकते हैं, ये सब आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना पदार्थ का परिभाषा हो गया। अब पदार्थ को हम लोग अलग अलग रूप में बांटते हैं, है कि नहीं, तो पदार्थ को हम लोग अलग अलग रूप में बांटते हैं। जैसे कि अगर अवस्था के आधार पर बांटे तो पदार्थ आपका 3 प्रकार का होगा, या फिर लिख देंगे पदार्थ, लिखिए इसे जल्दी से सबको। पदार्थ मुख्य रूप से, पदार्थ को लिखिए, पदार्थ को 3 भागों में बांटा जाता है। ये है ना अवस्था है, अवस्था के आधार पर पदार्थ जो है 3 अवस्था में पाए जाएंगे। मुख्य रूप से ये है, टोटल जो है 5 अवस्था में होते हैं, कितने, 5, ठीक ना, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और एक BEC। मैं पांचों की लिखवा दूंगा ऐसे बाद में, बट अभी हम लोग क्या देखना है, 3 अवस्था में। तो पहली अवस्था का नाम है ठोस, क्या नाम है पहला रूप में, ठोस, जिसको बोलेंगे सॉलिड, सॉलिड्स हो गया। दूसरा में आपका आ जाता है द्रव, जिसको लिक्विड बोलते हैं। और तीसरा है आपका गैस, है ना, GAS, गैस। ये मुख्य रूप से 3 अवस्था में पाए जाते हैं कोई भी पदार्थ पाया जाएगा, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस 3 भागों में बांटेंगे हम लोग पदार्थ को। ये ठोस, द्रव, गैस 3 रूप में आपको मिलेगा। तो सबसे पहला चीज है कि हम लोग बांटते इसमें ठोस, और हम लोग केवल ठोस के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम डिफिनेशन जो है तीनों का लिख देते हैं, ठीक है ना। तो पहला लिख करके डैश दीजिएगा सभी लोग, ठोस, सॉलिड्स, सॉलिड्स, ठीक है। तो लिखिएगा वैसे पदार्थ, ठोस का परिभाषा में, वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित हो, दोनों निश्चित हो, निश्चित हो, ठोस कहलाता है। ठोस कहलाता है, मतलब कि ठोस वैसे वस्तु होते हैं जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता हो, वह समय और स्थान के मुताबिक, है ना, सामान्य ताप और दाब पर, याद रखिएगा, सामान्य ताप और दाब पर उसका आयतन आकार दोनों निश्चित होता है। अगर आप इसको अच्छे से लिखना और चाहें, बनाना चाहें, तो आप इसको लिख सकते हैं कि सामान्य ताप एवं दाब पर ठोस का आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, आयतन भी और आकार भी, है ना, दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। तो ये कहलाता है ठोस। अब इसका उदाहरण की अगर बात करें आप, तो एक मिनट, है ना, उदाहरण लिख दीजिए। तो कलम हो गया, है ना, कुर्सी, बर्फ हो गया,
है कि नहीं। फिर से हीरा हो गया, वो भी ठोस कांच भी हो गया, कांच भी क्या है, ठोस है कि नहीं। फिर से रबर हो गया, रबर भी क्या है, ठोस है कि नहीं। ये सब ठोस के अंतर्गत आएंगे। समझ आया कि नहीं आया। तो ये सारे बाबू ठोस कहलाएंगे। ये ठोस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम अब जो है द्रव के बारे में पढ़ेंगे। द्रव की परिभाषा लिखवा देते हैं, ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में, है कि नहीं। चलिए ठीक है। तो सभी लोग जो है द्रव की परिभाषा लिख देंगे थोड़ा सा, जल्दी से हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी निपटा देते हैं इसको। दूसरा है, लिखिए द्रव, है ना, लिक्विड्स बोलते हैं। तो द्रव की परिभाषा में लिखिएगा सभी लोग, है ना। वैसे वस्तु जो या जिसका, वस्तु जिसका सामान्य, जिसका सामान्य ताप एवं दाब पर, वैसे वस्तु जिसका सामान्य ताप एवं दाब पर पर आयतन, आयतन निश्चित, आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है, द्रव कहलाता है। समझ आया कि नहीं आया। अब सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं। जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे द्रव। क्या बोलेंगे, द्रव। समझ आया कि नहीं आया। अब इसमें उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। उदाहरण है हमारा, देखिए पहला उदाहरण हो जाएगा इसमें जल, लिखिएगा सब, जल, है ना, तेल, दूध, एल्कोहल, है कि नहीं। ये सब द्रव का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब द्रव जो होता है ना, उसमें बहाव के गुण पाए जाते हैं, ठीक है ना, उस वो बहता है। तो इसमें छोटा सा पॉइंट लिख देंगे, द्रव में बहाव के गुण, गुण पाए जाते हैं, के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा। बाकी हम लोग जब ठोस पढ़ेंगे ना, तो उस समय मैं तुलना करवा दूंगा, ठीक है ना, इसकी। अभी हम लोग द्रव के बारे में हम लोगों को ज़्यादा कुछ जानना है नहीं, और जो भी जानना है आप लोगों का क्लास 9th में ही जान गए होंगे, ठीक है ना। ये चीज़ है। तीसरा नंबर पे हमें आता है हमारे पास गैस। गैस हो जाएगा ये। गैस का परिभाषा लिखिएगा, वैसे वस्तुएं, वैसे वस्तुएं, वस्तुएं जो 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 सामान्य
ताप एवं दाब पर, वैसे वस्तुएं जो सामान्य ताप एवं दाब पर पर आयतन एवं आकार, आयतन एवं आकार, आयतन एवं आकार, है ना, जो सामान्य ताप एवं दाब पर, जो सामान्य ताप पर आयतन एवं आकार, पर आयतन एवं आकार अनिश्चित, दोनों अनिश्चित रखता है, दोनों अनिश्चित, दोनों अनिश्चित रहता है। इसको जिसका कर दीजिए, तब फिट बैठेगा थोड़ा कुछ। जिसका सामान्य ताप एवं दाब पर आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, गैस कहलाते, गैस कहलाते हैं। ये पहले परिभाषा लिखिए, इसको हम बिल्कुल समझाते हैं इसको। गैस की परिभाषा क्या होती है कि जिसका सामान्य ताप और दाब पर आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित हो, है ना। इसमें क्या था कि इसमें आयतन निश्चित था लेकिन परंतु आकार अनिश्चित था। लेकिन गैस में क्या है कि इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, दोनों ही निश्चित नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं गैस। जैसे उदाहरण में क्या था इसका, अब गैस के एग्जाम्पल में क्या किया जाएगा, तो हमारे पास जो एग्जाम्पल में आता है समझ में, वह पहला क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस पहला आता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग फार्मूला के रूप में क्या लिखते हैं, CO2, है कि नहीं। फिर नाइट्रोजन है कि नहीं। फिर हीलियम है, फिर हाइड्रोजन है। ये सारी क्या है, ये गैस है। वायुमंडल हमारा इन सभी गैसों का मिश्रण है कि नहीं। हम लोग जो सांस में ले रहे हैं उसमें क्या है, 78% नाइट्रोजन है ना, 20% के आसपास ऑक्सीजन है, 0.03% क्या है, CO2 है, बाकी 0.0018% के आसपास जो है ना, आर्गन, ये सब है। तो हमारा वायुमंडल भी बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। और ये सब गैस जो है एग्जाम्पल है किसका, गैस अवस्था का। इसमें इसका न तो आकार ही निश्चित होता है और ना ही आयतन ही निश्चित होता है। समझा कि नहीं है, मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा क्यों नहीं होता इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखिएगा। अब मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूं कि क्यों ऐसा बोला गया कि ठोस का आयतन आकार सब निश्चित होता है जबकि उसका नहीं होता। देखिए जितने भी पदार्थ होते हैं, आपको पदार्थ जैसे बताया गया ना, तो पदार्थ जो है कणों से मिलकर बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कणों से। तो एक पॉइंट में लिखिएगा सभी लोग कि पदार्थ पदार्थ कणों से मिलकर मिलकर बने होते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं है जो अत्यंत जो अत्यंत सूक्ष्म होते जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, है ना। पदार्थ जो है कण से मिलकर बने रहेगा और ये कण बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब अगर ध्यान से देखा जाए हमें, तो इसके अंदर हम लोग पाएंगे इस तरह से, देखिए ये क्या है ना, मैं बताता हूँ इसको। इससे बढ़िया रहेगा। देखिए जो सभी पदार्थ है वह
कण से मिलकर बने होते हैं। तो मान लीजिए कि ये कण है, ठीक है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो क्या होता है कि ठोस में देखिए कणों का जो आकार है ना वह बिल्कुल एक समान होते हैं, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, इसको मान लीजिए कण का आकार क्या है, बिल्कुल एक समान है। तो इस तरीका से कण का आकार बिल्कुल एक दूसरे से बराबर होते हैं। और इस तरह से कणों की व्यवस्था होती है किस में, तो ठोस में। ठोस में कण की व्यवस्था इस तरह ढंग से होता है कि नहीं, वे एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब कि एक दूसरे से वह जो है पूरी तरह सटा हुआ होते हैं, ठीक है ना। इनमें गैप जो है बहुत ही कम या न के बराबर होता है, ठीक है नहीं। तो ये हो गया बाबू आपका ठोस, है ना, ठोस के कणों की व्यवस्था। अगर हम आगे की बात करें तो द्रव के कणों की व्यवस्था भी कुछ इस ढंग से होती है, बट ऐसे देखिए यहाँ पे कण है तो कण थोड़ा सा हट के रहेंगे। अब ऐसा इस ढंग से कण जो है हटे हुए रहेंगे, समझ आया कि नहीं आया। मतलब उसमें पूरी तरह से सटे हुए थे। देखिए सारा वस्तु आप जो है जो भी मार्कर देख रहे हो, बोर्ड देख रहे हो, या फिर जो भी आपको इसमें दिख रहा है, जो ठोस है, सॉलिड है, वह भी कणों से मिलकर बना है। जो द्रव है वो भी कणों से मिलकर बना है। और जो गैस है जिसमें कणों, एक कण यहाँ है तो दूसरा कण यहाँ है, तीसरा कण यहाँ भी हो सकता है, चौथा कण इससे भी दूर हो सकता है। मतलब कि वो निश्चित नहीं है। कहीं कहीं पे कण जो है बिल्कुल सटे हुए मिलेंगे, एक आसपास मिलेंगे, कहीं कहीं बिल्कुल दूर मिलेंगे। तो कणों की जो है व्यवस्था अलग अलग ढंग से होती है और दूर दूर होता है, बहुत दूर होता है, समझा कि नहीं है। तो वो ये तो हो गया द्रव, ये तो हो गया द्रव, द्रव। लेकिन ये क्या है, ये है गैस, समझा कि नहीं है, इस ढंग से। अब याद रखिएगा इस वस्तु को आप कहीं भी लेके चले जाइए, है ना, अमेरिका, इंग्लैंड या धरती पे कहीं भी लेके चले जाइए, लेकिन हाँ टेम्परेचर समान होना चाहिए। अगर सॉलिड से हो तो यह क्या है, अपना स्ट्रक्चर बिखराएगा नहीं, और इसका आयतन और आकार दोनों के दोनों निश्चित रहेगा, है ना। आयतन भी और आकार भी दोनों कभी बदलेगा नहीं, इसलिए इसको बोला जाता है निश्चित, हमेशा, समझ कि नहीं है। तो लेकिन द्रव क्या है, द्रव में पानी, जैसे पानी को देखे होंगे आप, पानी क्या है कि अगर हम जो है पानी को पानी को लेंगे, अगर हम पानी को एक गिलास में रखते हैं तो वह गिलास के आकार का हो जाएगा, है कि नहीं। पानी को अगर हम बोतल में डालेंगे तो वह बोतल के आकार का ले लेगा। पानी को अगर हम जो है ऐसा वस्तु में डाल देते हैं, समझिएगा, पानी को हमने जो है, मैंने बताया कि गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का होगा। अगर हम पानी को जो है बोतल में रखेंगे, इस तरह से बोतल में, ऐसे बोतल में रखते हैं तो पानी जो है बोतल के आकार का ले लेगा। अगर हम जो है उस वस्तु को, जो उस गिलास, उस पानी को जो है ऐसे ऐसे वाले वस्तु में रखते हैं, है ना, तो यह इसका आकार ले लेगा, समझ आया कि नहीं आया। मतलब कि पानी क्या है ना, जो लिक्विड होते हैं वह जो है आकार बदलते रहेगा। अगर गिलास में रखे गिलास का आकार ले लेगा, बोतल में रखे बोतल का आकार ले लेगा, और अगर ऐसा बोतल में रखे, ऐसे बर्तन में रखे तो इसका आकार ले लेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर जो है इसमें 250 ml है ना, 150 250 ml है, तो अगर इसको हम उसमें डालेंगे तो ये भी 250 ही ml रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। इसको हम इसमें डालेंगे तो ये भी कैसा रहेगा, कितना रहेगा, 250 ml ही रहेगा, समझ कि नहीं आया। मतलब कि इसकी मात्रा कभी बदलने वाला नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग जो एक गिलास में लिए हैं 250 ml पानी और उसको हम बहुत बड़ा ड्राम में डाल दिए तो बहुत बड़ा आकार होने का उसकी मात्रा ही बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं ना, मात्रा वही रहेगा। तो इसलिए आयतन निश्चित रहेगा 250 ml ही, लेकिन उसका आकार बदलता रहेगा, समझा कि नहीं यहाँ। तो ये होता है द्रव का। अगर हम गैस की बात करें हम, तो गैस में भी वही है। गैस में आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं बताने चाहूँ, कोशिश करूँ समझाने का। ये तो था द्रव का। अगर हम गैस की बात करें तो जैसे हमने क्या किया, एक छोटा सा हमने एक बोतल लेता हूँ, ठीक है, और इस बोतल को
हमने, ये बोतल है, इस बोतल में हमने एक बैलून बांध देता हूँ, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग थोड़ा सा एक बैलून बांध देते हैं। ये हमने बैलून बांध दिया, ठीक है। अब नॉर्मल टेम्परेचर पर जो भी गैस है वह इसके अंदर है, गैस इसके अंदर है, ठीक है ना, गैस इसके अंदर है। बना लेते हैं एक, मान लो गैस के कण इस तरह से है और दूर दूर है, गैस के कण है। लेकिन जैसे हमने क्या किया, टेम्परेचर हल्का से बढ़ाया, तो या फिर आप देखोगे कि जैसे कि एक स्थान पे हवा बहुत ही कम बह रही है कि नहीं। मान लो कि इस स्थान पे हवा बहुत कम बह रही है, लेकिन बाहर जाओ तो बाहर चूंकि हवा बहुत चल रही है, तो वहाँ पे हवा की मात्रा क्या है, अधिक हो जाता है। तो वह समय के आधार पर जो है और स्थान के आधार पर देखा जाए तो किसी समय क्या है, किसी समय कण की मात्रा बहुत छोटा है, किसी समय कण की मात्रा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जैसे बहुत अधिक हो जाएगा। जैसे कि इसका हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका क्या होगा कि इसका, ध्यान से देखिएगा, अगर हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाएं इसको, हल्का सा भी, मैं यही अगर बोतल बनाऊं तो क्या रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से जैसे क्या हुआ, ये इसके कण जो अंदर भी थे ना वह इसमें ऊपर भी आने लगेंगे और आ करके इस बैलून को फुला देते हैं। समझ आया कि नहीं। इसको और गर्म करेंगे तो, इसको हमने क्या किया, गर्म किया। यहाँ पे अगर हम गर्म करेंगे, अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये कण जो है ऊपर की ओर बढ़ेंगे और बैलून को क्या करेंगे, पूरी तरह से फुला देंगे। तो ये पता चलता है कि समय के आधार पर या फिर जो जगह चेंज करने पर या हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाने पर ही क्या हो रहा है, इसके कणों में फैलाव आ रहा है और उसका आयतन देखो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जा रहा है, पूरा फैल जा रहा है। तो इसलिए बोला जाता है कि गैस का, है ना, गैस का न तो आयतन निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित नहीं है और आकार भी निश्चित नहीं है, आकार भी अनिश्चित है। समझ कि नहीं है। तो द्रव का आयतन, गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित है। द्रव का आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। जिस वस्तु में डाला जाए उसका आकार ले लेगा। अगर हम पूरे फर्श पे गिरा दे पानी को तो पूरे फर्श का आकार ले लेगा, है ना। गैस का तो करना ही नहीं है, इसका आयतन और आकार दोनों जगह के अनुसार अलग अलग रूप से चेंज होते रहता है, यानी बदलते रहता है। क्लियर सभी को। अब है हम लोग पढ़ना इसमें, चूंकि यह चैप्टर जो है केवल ठोस अवस्था के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए मैं अब जो है ठोस अवस्था के बारे में ही पढ़ाऊंगा। तो अगला हम लोग गुण पढ़ना है, तो गुण के रूप में हेडिंग दीजिएगा सब, ठोस के गुण। ठोस पदार्थ के गुण। ठोस पदार्थ के गुण। ठोस पदार्थ के गुण, चलिए लिखते हैं इसमें। ठोस पदार्थ गुण लिखिएगा। इसमें बहने का गुण, इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। क्या ठोस बह सकता है? नहीं पाया जाता। ठीक है ना। इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाएगा, मतलब कि ठोस के कण इतने ज़्यादा सटे हुए होते हैं कि ये बह ही नहीं सकते हैं। समझ आया कि नहीं यार। ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण है इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक। इसके द्रवणांक एवं क्वथनांक का मान उच्च होता है। उच्च होता है, हाई होता है। मतलब कि ठोस के कण इतने ज़्यादा एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, एक दूसरे से ना आकर्षण बल से बने होते हैं कि उनको जो है तोड़ने के लिए ना बहुत ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और चूंकि मालूम है कि जितना ज़्यादा ऊष्मा लगेगा
उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा उसका द्रवणांक और क्वथनांक का वैल्यू होगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ठोस के कण में बहुत ही ज़्यादा वैद्युत आकर्षण बल पाया जाने के कारण ये एक दूसरे से चिपके होते हैं, यानी आकर्षण बल के बाद अंतरा आणविक आकर्षण बल बोलेंगे उसको। एक दूसरे से कण जो है बिल्कुल सटे हुए होते हैं इसमें। ठीक है, तीसरा पे आते हैं। तीसरा पे है, तीसरा सभी को जानना चाहिए, और वह है कि अंतरा आणविक आकर्षण बल है कि नहीं। तो ठोस के लिखिएगा सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठोस के कणों के बीच पाया जाने वाला, के बीच पाया जाने वाला अंतरा आणविक पाया जाने वाला अंतरा आणविक, रिपीट कीजिए, अंतरा आणविक आकर्षण बल अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है। समझ आया कि नहीं है? मतलब कि सबसे अधिक कहने का अर्थ हुआ कि ठोस द्रव यानी द्रव और गैस की तुलना में इसका अंतरा आणविक जो आकर्षण बल होगा वह अधिक होगा, है ना, बाकी उससे अधिक होगा। ये हमें याद रखिएगा। अब हमारे पास एक टर्म आता है कि सर ये अंतरा आणविक आकर्षण बल है क्या, है कि नहीं? नाम तो लिखवा दिए इतना बड़ा, लेकिन इसका बताइए तो सही कि एक्चुअली है क्या अंतरा आणविक आकर्षण बल, है कि नहीं? तो चलिए हम लोग छोटा सा परिभाषा इसका लिख लेते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल का। अंतराण्विक, देखिए अंतरा आणविक को हम अलग अलग ना लिख करके एक ही में लिख दिया हमने, अंतराण्विक आकर्षण बल। है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटर मोलेक्युलर फोर्स। ठीक है, तो लिख दीजिए इसका इंग्लिश में भी नाम, इंटर मोलेकुलर फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में क्या बोलेंगे, IMF। ये होता है अंतराण्विक आकर्षण बल। अब इसका हम लोग जो है परिभाषा लिखेंगे, लिखिएगा। पदार्थ के कणों के बीच, पाए जाने वाले, आकर्षण बल को अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं, यानी पदार्थ के जो कण होते हैं उसके बीच जो आकर्षण बल पाया जाएगा उसको बोलेंगे अंतराण्विक आकर्षण बल। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब कि डिफिनेशन है, जिसको आपको याद होना चाहिए। तो बताइए हमने क्या बोला कि सबसे अधिक होगा, इसका मतलब क्या हुआ सर? जैसे देखिए पदार्थ है, मैंने क्या बताया था शुरू में आपको, स्टार्टिंग में बताया गया, इसमें क्या बताया गया है, देखिए जिसमें समझाया गया है कि ठोस में कणों की व्यवस्था इस तरह से होती है, ठोस के कण एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं,
तो देखिए ये कण और ये कण एक दूसरे से खींचा है, तभी तो एक दूसरे से सटा हुआ है कि नहीं? अगर ये खींचता नहीं तो ये तो अलग अलग हो जाता, बिल्कुल रहता कि नहीं रहता। चूंकि ये कण एक दूसरे से सटे हुए हैं, और सटे हुए इसलिए हैं क्योंकि इनके कणों के बीच आकर्षण बल पाया जा रहा है। ये आकर्षण बल हट जाए तो ये दूसरे से बिल्कुल हटे हुए रहेंगे। जैसे ठोस में सबसे अधिक होता है, इसलिए ये एक दूसरे से सटे होते हैं, है ना। और अगर हम इनको गर्म करेंगे तो इसको तोड़ने के लिए, ये दोनों को अलग करने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा देना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर हम बताइए कि जैसे मान लीजिए लोहा को गर्म करते हैं तो क्या वो जल्दी पिघल जाता है? पिघलता है जल्दी? नहीं ना। क्यों? उसको 1500 डिग्री चाहिए केवल पिघलने में। और जब पिघल जाएगा उसके बाद सोचो उसका क्वथनांक कितना करने में कितना लगेगा। तो ठोस के वस्तुओं को गर्म करने पर वह उसके कण एक दूसरे से अलग जो है हाई टेम्परेचर पर होते हैं, है ना। इसलिए इसका द्रवणांक क्वथनांक उच्च होता है। द्रव में क्या है, हटे हुए होते हैं, उसमें हल्का सा आकर्षण बल कम हो जाता है। अब आकर्षण बल कम होगा तभी दूसरे से दूर भाग रहा है, यानी एक दूसरे से हटा हुआ है, बिल्कुल, है कि नहीं है? और इसमें क्या है, इसमें तो भाई ये तो इसे कहना ही नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर रहेगा, क्योंकि आकर्षण बल बहुत ही कम होगा, नगण्य के बराबर। समझ आया कि नहीं आया? आकर्षण बल सबसे इसमें अधिक होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अंतरा आणविक आकर्षण बल की मान जो होगा ठोस में सबसे अधिक होगा, द्रव में उससे कम होगा, और गैस में सबसे कम होगा। अंतरा आणविक आकर्षण बल की अगर बात करें तो, है कि नहीं? तो चलिएगा लिखिएगा इसको। ये तो हो गया, ठीक है। ठोस में अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है, तो ये गुण इसका लिख दिए। अब ये अगला गुण क्या है हमारे पास, तो चलिए चौथा नंबर बढ़ते हैं। चौथा नंबर पे क्या बोलता है हमें, अंतरा आणविक स्थान, ठीक है। लिखिएगा ठोस के कणों के मध्य ठोस के कणों के मध्य ठोस के कणों के मध्य अंतराण्विक अंतराण्विक स्थान, यानी अंतराण्विक स्थान जिसको बोलते हैं, अंतराण्विक स्थान का मान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। सबसे कम होता है, सबसे कम, है ना। अंतराण्विक स्थान, जैसे आपको बताया गया इसमें कि ठोस के कण है, देखिए कण है ना इसमें, तो अंतर आणविक का अर्थ होता है कि दो, हम लोग किसके बीच, कणों के बीच, समझ में आया ना। तो बताइए इसमें कोई गैप दिख रहा है? बहुत ही कम दिख रहा है, दिख भी रहा है तो बहुत ही कम। कैसे सर? तो ये देखिए ये कण थे ना, चारों कण है, उसके बीच में ये गैप दिखाई दे रहा है कि नहीं है? लेकिन गैप है तो क्या, बहुत ही कम है ना। तो इस गैप को ही बोलते हैं बाबू अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान इसी गैप को बोलते हैं, समझा कि नहीं? इंटर मोलिकुलर स्पेस, IMS शॉर्ट में बोलते हैं, है कि नहीं? तो ये है अंतराण्विक स्थान। बताइए कणों के बीच में स्थान बहुत ही कम है कि नहीं है? इसलिए मैंने लिखवाया अंतर आणविक स्थान सबसे कम होते हैं। अब हम द्रव की बात करें तो द्रव में क्या है, एक कण यहाँ है तो एक कण यहाँ है, यानी कि क्या इसमें कणों के बीच की जो दूरी है ना, अंतराण्विक स्थान, वह ठोस की तुलना में ज़्यादा है ना। लेकिन अगर हम वही गैस की बात करें तो बाबर दूरी दूरी है ना, बहुत दूर दूर है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अंतराण्विक स्थान का मान जो होता है वह ठोस में सबसे कम, द्रव में उससे ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। तो पहले हम जल्दी से एक डिफिनेशन लिख लेते हैं, किसका, अंतराण्विक स्थान का। अंतराण्विक स्थान IMS, शॉर्ट में बोलेंगे IMS, IMS, है ना। तो लिखिएगा इसका परिभाषा कि
के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच पाए जाने वाले स्थान को पदार्थ के कणों के बीच पाए जाने वाले स्थान को अंतराण्विक स्थान कहते हैं। अंतराण्विक स्थान कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच पाए जाने वाले स्थान को क्या बोलेंगे? अंतराण्विक स्थान कहते हैं। ठीक है। इसका मान ठोस में सबसे कम तथा गैस में सबसे अधिक होता है। गैस में सबसे अधिक गैस में सबसे अधिक होता है। समझ ना? तो ऐसे ये हो जाएगा आपका अंतराण्विक स्थान का क्लियर हो गया इस तरह से। 5वां नंबर में है, देखिए 5वां में ये कौन है, किसका मान बोल रहा है बताइए? हम लोग ठोस का गुण पढ़ रहे हैं ना, तो ये असंपीड्य एवं कठोर होते हैं। ये असंपीड्य लिखो, शायद मैंने नहीं लिखवाया था उस समय, है ना? ये असंपीड्य एवं कठोर होते हैं। ठोस की वस्तुएं जो है हार्ड होगी, हाँ एक दो को अपवाद मिल जाएगा जैसे मुलायम में, है कि नहीं? तो एक दो को अपवाद चलेगा, लेकिन क्या अधिकतर क्या होते हैं? कठोर होते हैं। और असंपीड्य का अर्थ होता क्या? संपीड्य मतलब होता दबाना। ठीक है, अगर हम दबाएंगे ना तो दबेगा नहीं, यानी कि संपीड्य नहीं होगा, असंपीड्य होगा। जैसे एक कण है, बताओ मियाँ, अब यहाँ पे बताइए कि चूंकि ऑलरेडी सटा हुआ है, ऑलरेडी एक दूसरे से क्या नज़दीक है, इसके बीच बहुत ही कम है। अगर इसको हम सटाने जाएंगे, यानी इसको हम अगर जो है इसको हम ऐसे करके दाबते हैं, है ना, इस पर फोर्स लगाते हैं, अगर दाबते हैं इस पर ऐसे अंदर की ओर, तो क्या दबाएगा? ज़्यादा दबेगा? नहीं दबेगा, यानी कि ये असंपीड्य होते हैं, है कि नहीं? अगर ये वस्तु हम पाइप की बात करें, जैसे यही पाइप है, ये पाइप क्या है? ठोस है कि नहीं? इसके कणों को अगर हम दाबेंगे ऐसे तो दबेगा ही? दब रहा ही नहीं ना। कारण क्या है कि इसके कण ऑलरेडी एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक है, इसलिए दाबने पर ये दबता नहीं है। लेकिन अगर हम वही आराम से, अब वही हम द्रव की बात करें, तो द्रव क्या है? द्रव को पानी, जैसे पानी है, पानी को हम क्या करेंगे? अगर दाबेंगे, अगर जैसे मान लीजिए कि दाबने की अगर बात करें हम, तो मैं ले लेता हूँ सिरिंज समझते हैं ना आप लोग? इंजेक्शन जिसको बोलते हैं, तो इंजेक्शन हम रख लिया इसको, तो ऐसा इंजेक्शन में होता है इस तरह से ना, और इंजेक्शन में यहाँ पानी भर लेते हैं, और इसमें पानी भर करके, और इस तरह से हम अगर जो है इंजेक्शन को इसमें पानी भर लिया, ये भी बंद कर दिया हमने। ठीक है, इसको भी हमने जो है इसे जो है रबर इस समय करके बंद कर दिया। और मान लीजिए कि इसके अंदर पानी है, तो हम इसको प्रेस करते हैं ऊपर से, तो ये हमेशा दबेगा, हल्का दबेगा जरूर। ठीक है ना? इसको दबाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि द्रव के कणों के बीच स्थान है कि नहीं? और गैस को तो दबा ही जा सकता है, बोलो है या नहीं? गैस को तो आराम से इसको दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये होता है इसकी इस तरह से गुण। ये असंपीड्य और कठोर होते हैं। तो ये रहा बाबू आपका ठोस का गुण। समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरह से होता है। अब हम लोग जो ठोस का प्रकार पढ़ेंगे, जैसे लिखिए इतना, बताइए तो बढ़िया से इसको। अब इसका हम प्रकार वगैरह सब देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो
किससे बैठ जाओ अमन। चलो इतना हो गया। चलिए अब हेडिंग दीजिएगा, ठोस अवस्था के प्रकार। मैं नॉर्मली लेके जा रहा हूँ, मैं अगर समझाना उसको हो तो इसको और भी खींच सकता हूँ, चूंकि यह चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर इंट्रोडक्शन में हमारा, इसलिए, और उसकी ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा सभी लोग, ठोस के प्रकार। हेडिंग दीजिएगा, ठोस के प्रकार, इस तरीके से। ठोस के प्रकार। देखिए सुनिएगा सभी लोग, अब जो ठोस होता है ना, उसको अलग अलग रूप पर अलग अलग प्रकार में बांटते हैं। जैसे अगर हम रासायनिक दृष्टिकोण से बोले, रासायनिक गुण के आधार पर, तो उसको हम लोग बांट सकते हैं, क्या बांट सकते हैं रासायनिक गुण के आधार पर? तत्व, यौगिक, मिश्रण, है कि नहीं? और उसके रासायनिक गुण और भी तोड़े इसको, एक और रासायनिक गुण के आधार पर होगा, जिसको बोलेंगे क्या कि ये होगा धातु, अधातु, उपधातु ही बांट सकते हैं ठोस को, है कि नहीं? फिर आपको जो है तत्व, यौगिक के मिश्रण के आधार पर बांट सकते हैं, है कि नहीं? फिर आगे आपको ऐसी बहुत सारी प्रकार है, लेकिन हम लोगों को जो है पढ़ना है कणों की व्यवस्था के आधार पर। किसके आधार पढ़ना है? कणों की व्यवस्था के आधार पर, समझा है ना? तो आप लिखिएगा इसमें, कणों की व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर, आधार पर ठोस, ठोस दो प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। चलेगा, इसका परिभाषा सभी मतलब इस तरह से लिखिएगा आप सभी लोग। कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। पहला है आपका क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय, या इसी का नाम है रवादार, रवादार ठोस। क्रिस्टलीय या रवादार ठोस है ना, इसको बोलते हैं। और इसका जो है इंग्लिश में क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइन, CRYSTALINE, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलीय या रवादार ठोस पहला प्रकार हुआ ठोस का, और दूसरा हो जाता है इसमें अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय बोलिए, या बेरवादार, है कि नहीं? अक्रिस्टलीय या बेरवादार ठोस, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं अमरफस, AMARPHOUS, अमरफस सॉलिड्स, है ना? तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दो प्रकार के होते हैं कणों की व्यवस्था के आधार पर। कणों की व्यवस्था के आधार पर यह दो प्रकार का होगा, एक क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। ठोस दो प्रकार के होंगे, और इसी के बारे में हम लोग को पहला पढ़ना है, तो इसका दोनों को डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग देंगे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। चलिए सब लोग हेडिंग दीजिए तो बढ़िया से। समझ में आया ना? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ लिख करके हेडिंग दीजिए सभी लोग। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ यानी क्रिस्टलीय ठोस, ये पहला रहेगा।
सब लिख लिए? लिखिए, इसमें इसका परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले लिखिएगा, वैसे ठोस पदार्थ, वैसे ठोस पदार्थ, वैसे ठोस पदार्थ जिसके, वैसे ठोस पदार्थ जिसके, जिसके कणों की, कणों की, कणों के बीच की दूरी, जिसके कणों के, जिसके कणों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दूरी हमेशा बराबर होती है, हमेशा बराबर होती है, बराबर होती है, होती है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाता है। कहलाता है। समझ आया ना? मेन हमने क्या पढ़ रहा है इसमें, कणों के व्यवस्था के आधार पर ना। तो कण की व्यवस्था क्या होगी इसमें, ऐसा होगा कि वैसे, चूंकि आपको मालूम है कि क्रिस्टलीय पदार्थ क्या है, क्या क्रिस्टलीय पदार्थ मतलब जिसमें कणों के बीच की दूरी, क्या सॉरी क्रिस्टलीय पदार्थ हम लोग क्या किसको बोलते हैं, क्योंकि हम ठोस पढ़े हैं ना, और ठोस में क्या है, ठोस कणों से मिलकर बना होता है जो भी द्रव गैस सब। तो हमने कणों की व्यवस्था का आधार पढ़ रहा है। तो इसमें क्या होगा क्रिस्टलीय में, जैसे कि कोई भी पदार्थ कण है, इस तरह से समझ ध्यान से, ये है, तो उसके कणों के बीच की जो दूरी है ना, हमेशा किसी भी रूप में हो, सुनना ध्यान से, यही इसका मेन परिभाषा है, समझना क्रिस्टलीय का। क्रिस्टलीय में यह है कि कण तो है सर, लेकिन कणों के बीच की जो दूरी है ना, हमेशा इसमें हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। मतलब कि आप इसको ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, इस तरह से, नहीं किसी भी रूप में आप अगर देखो, उसके कण के बीच की जो दूरी रहेगा ना, हमेशा बराबर रहेगा, हमेशा कण के बीच की दूरी बराबर रहेगा। समझ आया कि नहीं आया? ये दूरी जितना भी दिखाई दे ना कणों के बीच में, दो कणों के बीच, ये हमेशा दूरी क्या रहेगा मियाँ, बराबर रहेगा, हमेशा याद कीजिएगा। तो ये होता है क्रिस्टलीय, मेन परिभाषा इसका यही है। इसका एक निश्चित क्रम रहेगा, कणों का जो व्यवस्था रहेगा ना, वो एक निश्चित क्रम में होगा। समझ आया कि नहीं आया? तो और उसके बीच की जो दूरी भी रहेगी क्या रहेगा, बराबर रहेगा हमेशा। तो ये होते हैं ठोस, इसको क्रिस्टलीय बोलेंगे। इसके कण के जो है एक निश्चित क्रम में, पैटर्न में होते हैं। तो पहला हमने बता दिया कि दूरी हमेशा बराबर होगा। अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा सभी लोग, दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसका, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ के कणों, कणों की व्यवस्था, कणों की व्यवस्था, व्यवस्था एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित क्रम में होती है, एक निश्चित क्रम में होती है। इसका एक निश्चित पैटर्न रहेगा। समझ कि नहीं है? तो ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, और ये इसका सबसे बेस्ट पॉइंट है कि नहीं? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अगर कोई बोलेगा कि बेस्ट अंतर क्या है उसका दोनों में, तो पहला बेस्ट अंतर यही है कि क्रिस्टलीय में ना कणों की जो व्यवस्था होती है वह एकदम एक तरह से निश्चित पैटर्न में होता है। पैटर्न का समझते हैं आप लोग, क्रम बोलते हैं, है कि नहीं? अब बताइए कि आप लोग जिस बेंच पे बैठे हुए हैं उसमें क्या है कि पहले आएगा डेस्क ऊपर वाला, है कि नहीं, फिर उसके बाद आएगा नीचे वाला बैठने वाला बेंच, है कि नहीं, फिर आएगा डेस्क ऊपर रखने वाला जिस पर कोई भी किताब रखते हैं, फिर नीचे वाला बैठने वाला क्या डेस्क, सॉरी बेंच,
तो ऐसे ये क्रम है कि नहीं है। जैसे अगर मैं जो है ऐसे लिखूं, सुनिएगा सभी लोग, अगर मैं ऐसे लिखूं कि सर ये में ए लिखा मैंने, ठीक है ना, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा यहाँ पे बी, है कि नहीं क्या, फिर हमने लिखा यहाँ पे मान लो कि ए लिख दिया, है कि नहीं, तो फिर मैंने यहाँ लिख दिया बी ऐसे, फिर ए लिखा हमने और यहाँ बी लिख दिया। तो इससे क्या मालूम चलता है कि सर क्रम है ना, कि पहले ए आ रहा है तो उसके बाद बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है। तो एक निश्चित ही क्रम में पैटर्न बन गया, समझ कि नहीं है। तो वैसे ही जो क्रिस्टलीय होगा उसमें कणों की एक निश्चित व्यवस्था रहेगी। ऐसे मान लीजिए जाए दूसरा भी रूप हो सकता है इस तरह से, इसको भी हम लोग पैटर्न बोलेंगे। कैसे सर, तो हमने मान लिया कि ये ए है पूरा लिख रहे हैं, 3 ए के बाद हमने लिया जो है छोटा ए ले लिया ऐसा, फिर हमने 3 ए लिखा, फिर एक छोटा ए ले लिया, फिर मैंने 3 ए लिखा, फिर एक छोटा सा ए ले लिया। तो इसमें भी पैटर्न समझ में आता है कि पहले क्या आएगा, पहले 3 ए आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा आपका, अरे छोटा ए आएगा, फिर 3 ए है, उसके बाद एक छोटा ए है, फिर 3 ए है, उसके बाद छोटा ए है। तो ये क्या हो, एक निश्चित पैटर्न है, समझ आया कि नहीं है। लेकिन अगर हम बात किया जाए कि हम ए और ए लिखे, यहाँ पे बी लिख दे, है कि नहीं, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर लिखा ए गो ए लिखा और यहाँ पे सी लिख दिया, फिर यहाँ पे ए और ए दो लिख दिया, यहाँ पे डी लिख दिया, है कि नहीं, या फिर हमने कुछ में तो कुछ इसमें पैटर्न बन ही नहीं रहा, तो क्या ये बताइए क्रिस्टलीय होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें पैटर्न है ही नहीं वो। तो कणों की एक निश्चित व्यवस्था होगी, उसको बोलेंगे हम लोग क्रिस्टलीय। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपको, NaCl का, किसका, NaCl। आगे आप लोग पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कि NaCl क्या होते हैं ना, कि NaCl जो होते हैं वह इस रूप में होते हैं। देखो मैं अगर कण मान लूँ इसको, इस तरह से मैं मान लूँ, या फिर छोड़ो एक मिनट, देख रहा, ये Na है, ये प्लस होगा, है कि नहीं, ऐसा हमने फिर यहाँ पे लिख दिया Cl, ये माइनस होगा, है ना, ये Na जो है प्लस होगा, इस तरह से हमने यहाँ पे ले लिया। मैं आगे सोडियम और लिख दे रहा हूँ, है कि नहीं, Cl माइनस यहाँ भी ऐसा, फिर ये Na है तो यहाँ पे हमने लिख दिया Cl, है ना, Cl माइनस ऐसा, फिर हमने लिख दिया यहाँ पे Na प्लस, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl माइनस, है ना। ऐसे मैं थोड़ा सा जल्दी लिख कर लेता हूँ, ऐसे मैं व्यवस्था बना लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ मैंने इससे बना लेता हूँ जल्दी जल्दी। व्यवस्था ठीक चल रहा है ना सब में, देख लो एक बार, रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक के बाद में एक आएगा, है कि नहीं, इसमें निश्चित व्यवस्था रहेगा, निश्चित क्रम रहेगा ऐसा। अब इसको ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा इसमें कि एक निश्चित पैटर्न में सारे कण व्यवस्थित मिल रहे हैं, है कि नहीं, सारे कण आपको एक दूसरे से निश्चित पैटर्न में मिलेगा ऐसे। आप अगर देख लीजिए इसको अच्छे ढंग से, ये कणों की क्या है कि इसमें एक निश्चित व्यवस्था है। अगर Na है तो इसके बाद Cl आ रहा है, फिर Na आ रहा है, फिर Cl आ रहा है, इधर भी चलो कहीं भी चलो, Cl है तो उसके बाद Na आएगा, फिर Na के बाद Cl आएगा। आप कहीं भी जाओ, किधर भी एरिया में जाओ, इसमें तुमको NaCl दिखेगा। तो इसमें कहीं भी जाओ बाबू, आप लोग कहीं भी जाओगे तुमको ये व्यवस्था नजर आएगा कि एक कण Na है तो दूसरा कण Cl हो रहा है। इसमें निश्चित एक पैटर्न है, तो इसलिए आपका NaCl क्या रहेगा, इसका आपका जो NaCl है वह NaCl जो है आपका क्रिस्टलीय रहेगा। क्रिस्टल रहेगा, क्या रहेगा, क्रिस्टलीय ठोस रहेगा, क्रिस्टलीय रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, कणों की व्यवस्था एकदम निश्चित है। समझ कि नहीं आया। अब कणों की व्यवस्था निश्चित होने के कारण
ये क्या है, ये आपका कहलाएगा क्रिस्टलीय। तो ये व्यवस्था आई थी, समझ में आ गया होगा ना, इतना बनाइए इसको। ये पैटर्न जरूर दीजिए, इसमें एक निश्चित पैटर्न होता है, निश्चित क्रम होता है, ठीक ना, ऐसा। जल्दी से इसको कीजिए तो। है ना, क्रिस्टलीय में एक इसका क्या निश्चित पैटर्न रहेगा, इस बात को हमेशा नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए, इतना हो गया होगा। आप लोग जो ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा ना, तो ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिए कि 9 कण का ही बना दे, इतना ही बना ले, ताकि समझ में भी अच्छे से आ जाए, है ना। केवल समझना ही है इसको अच्छे ढंग से। ठीक है, चलिए, आई थिंक बना लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए, अगला पॉइंट रहेगा इसमें। अगला नंबर लिखिएगा। देखिए, मैंने बता दिया ना इसमें कि एक निश्चित क्रम में होता है, क्लियर। और दिग निर्देशित का अर्थ भी होता है, देखो बोला कि निश्चित क्रम में दिग निर्देशित होते हैं, मतलब कहीं भी दिशा, किसी भी दिशा में जाओ, उसका निश्चित क्रम मिलेगा। क्लियर सबको। चलिए आगे लिखते हैं। देखिएगा, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस की, क्रिस्टलीय ठोस का लिख दीजिएगा। क्रिस्टलीय ठोस का द्रवणांक एवं क्वथनांक, द्रवणांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है, निश्चित होता है। समझ आया कि नहीं आया? क्रिस्टलीय ठोस का द्रवणांक और क्वथनांक क्या होगा, निश्चित होगा। क्रिस्टलीय ठोस का द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित होगा। क्रिस्टलीय ठोस का द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित होगा। क्लियर। दूसरा लिखिएगा, अगला नंबर लिखिएगा तो लिखिए, क्रिस्टलीय ठोस पर, या, है ना, देखिए, क्रिस्टलीय ठोस पर ताप एवं दाब का प्रभाव अत्यंत ही कम होता है, अत्यंत ही कम होता है ना। ताप और दाब का प्रभाव पड़ेगा नहीं है, पड़ेगा बट बहुत ही कम, ऐसा में ना, ताप और दाब का प्रभाव बहुत ही कम होता है इस पे। क्योंकि मैंने पहले बता दिया आप लोगों को कि इसके कण एक दूसरे से सटे होते हैं, और ताप और दाब अगर कम करेंगे तो क्या होगा, कम कम करेंगे तो चूंकि और भी सट नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले से ऑलरेडी जो क्या उनके बीच की अंतरा आणविक स्थान ऑलरेडी कम है कि नहीं, इसलिए इस पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। एक चीज़ और, एक जो है बोलता है कि इसको वास्तविक ठोस बोलते हैं, समझ आया ना। तो क्रिस्टलीय जो पदार्थ होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, इसी को हम लोग वास्तविक ठोस के नाम से जानते हैं। तो एक पॉइंट लिख दीजिएगा अगर इसमें है कि नहीं तो बाद में बोलोगे कि नहीं लिखवाए सर, नहीं रूस जाएंगे हम। तो लिखो, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को को वास्तविक वास्तविक ठोस को वास्तविक ठोस भी कहा जाता है, वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। इसको हम लोग
ट्रू सॉलिड्स के नाम से जानते हैं, यानी वास्तविक ठोस कहते हैं, वास्तविक ठोस बोलेंगे। क्लियर? चलिए अगला नंबर लिखिएगा। लिखिएगा इसमें कि पदार्थ के कण, पदार्थ के कण, अच्छा मुझे भी लिखना है ना, पदार्थ के कण निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम में व्यवस्थित, व्यवस्थित होने के कारण, होने के कारण, के कारण, के कारण इसका ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृति, आकृति निश्चित होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। समझ आया ना? ये बहुत बढ़िया चीज है। आप जैसे देखोगे तो इसमें क्या बताया, इसमें क्या है, इसके कोनों के बीच क्या है, बहुत ही बढ़िया दूरी है, निश्चित दूरी है, दूरी भी बराबर है, और क्या है कि क्रम भी अच्छा सा है। जैसे कोई ए यहाँ पे है तो दूसरा पे यहाँ बी रहेगा, फिर यहाँ पे ए है तो यहाँ बी रहेगा। समझा ना? हर एक दिशा में, ये बी यहाँ तो यहाँ ए होगा, है कि नहीं? यहाँ बी, यहाँ ए है तो यहाँ बी होगा, यहाँ बी है तो यहाँ ए होगा। समझा? यहाँ बी है तो यहाँ ए है तो यहाँ बी होगा। मतलब कि क्रम अच्छा अच्छा होने के कारण ना, कि अगर हम आप इसको पकड़ो ध्यान से तो देखो यहाँ पे एक मिल जाएगा क्या तुमको, यहाँ पे एक मिल जाएगा तुमको, क्या मिलेगा? हाथ क्या मिलेगा? बोलो वो वर्ग मिलेगा। तो ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृति में क्या क्या होता है? क्या होता है ज्यामितीय आकृति में? पहला हो गया तुमको, क्या बोलते हो उसको, क्या बोलते हैं? तो नहीं कुछ नहीं मालूम है? अच्छा, त्रिभुज, ठीक बोला। फिर वर्ग, है कि नहीं? आयत, है कि नहीं? आपको फिर और भी जैसे दे दिया जाए, ऐसे पंचभुज रहेगा, है कि नहीं? तो ये अलग अलग आकृति बनेगा उसमें, आकृति के रूप में, उस ज्यामितीय आकृति उसकी निश्चित होगा। ऐसा समझ में ना? ये चीजें है बाबू। तो जो भी क्रिस्टलीय पदार्थ है उसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होगा। क्यों? क्योंकि उसके कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, इसलिए उसकी ज्यामितीय आकृति भी कैसा होगा? निश्चित होगा। हमसे याद रखिएगा इसको। समझा ना? तो आर यू ऑल गॉट इट? ओके, अगर आप क्लियर हो चुके इस इतना तक तो मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ ही रहे, ठीक है? लिखो, पूरी नहीं बोलेगा तो हम ना बढ़ेंगे मैंने। ठीक से बैठ जाओ, ठीक से बैठ, लिखो आगे। चलिए आगे लिखिएगा, अगला नंबर देख करके लिखिएगा इसमें। ज्यामितीय आकृति वास्तविक ठोस बोलते हैं ना इसको, लिखिएगा इसमें। फिर लिखवाई दिया हमने कि जो क्रिस्टलीय होते हैं वो असंपीड्य होते हैं, है कि नहीं? तो लिखिएगा इसमें, इसका, इसके कण, इसके कण, या डायरेक्ट लिखिए, ये लिख दीजिए डायरेक्टली, ये असमदैशिक, ये असमदैशिक, असमदैशिक जिसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक, क्या बोलेंगे? एनिसोट्रॉपिक, असमदैशिक, एनिसोट्रॉपिक, असमदैशिक होते हैं। ये असमदैशिक यानी कि एनिसोट्रॉपिक होते हैं, असमदैशिक होते हैं क्योंकि, क्योंकि ये असमदैशिक होते हैं क्योंकि, क्योंकि अलग अलग दिशाओं में, क्योंकि अलग अलग
अलग अलग दिशाओं में इसका भौतिक गुण इसका भौतिक गुण जैसे चालकता है ना, विद्युत चालकता बोल देंगे, उष्मीय चालकता बोल देंगे। जैसे चालकता, उष्मीय प्रसार है कि नहीं, अपवर्तनांक इत्यादि अलग अलग होते हैं, यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है, अलग अलग होते हैं, है कि नहीं। तो ये आपका पूरी तरह से आपने पढ़ लिया किसके बारे में, तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के बारे में पढ़ लिया। आपको इसको अगर अच्छे से समझना है ना, असंदैशिकता को देख समझना ध्यान से। मैं एनिसोट्रोपिक बोलते हैं इसको। देखो मैं कहाँ समझाऊँ, यहाँ समझाता हूँ। देखिए समझिएगा, मैंने चूंकि आपको ये पढ़ा दिया है, अब सुनना होता है क्या है, समझिएगा सभी लोग। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, तो बताओ यहाँ से अगर चलेगा इसमें, बताइएगा अगर इसमें चलेगा, यहाँ पे आए, आपने इस दिशा में गया, सुन ध्यान से, आपने इस दिशा में गया तो क्या मिला इसमें तुमको 2 गो ए मिला और 1 गो बी मिला, है कि नहीं। क्या कणों की व्यवस्था एक जैसी है? नहीं है। अब बताओ यहाँ से तुम जो है क्या किया कि तुम ऐसे चल दिए, तो इसमें तुमको क्या मिल रहा है बताइए। जैसे बी है तो यहाँ ए है तो यहाँ बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो गया और ये हो गया बी है ही। चलो ठीक है, इसमें तुम यहाँ से देखोगे तुमको नजर आएगा कि 1 2 बी 2 गो है कि नहीं, लेकिन बी 3 गो है, 2 गो ए है, यानी कण की जितना बी है उतना ए थोड़ी है बताइए। तो अलग अलग दिशाओं में जाइएगा ना आप इसमें, तो क्या होगा, उसके कणों की संख्या, कणों की व्यवस्था अलग अलग रूप से होने के कारण, है ना, ये असमदैशिक होते हैं। समझ नहीं है, यानी सभी दिशाओं में इसका उष्मीय प्रसार या फिर चालकता की बात करें या फिर अपवर्तनांक की बात करें, वह एक जैसा नहीं होता। समझ क्या है, बोलो। अब इससे जाओगे तो तुमको नजर आएगा क्या कि इधर बी है, यहाँ पर बी भी 2 गो है, यहाँ ए है, लेकिन इधर देखोगे तो 2 गो दोनों ए है, यहाँ बी है कि नहीं। तुम इसी को देखो ना ध्यान से, 3 कण की तुलना करो, इधर 3 है इधर 3 तुलना करो, तो इधर 2 गो बी है और 1 गो ए है कि नहीं। लेकिन अगर तुम इसको देखोगे तो 2 गो ए है 1 गो बी है, तो बताओ दोनों की व्यवस्था अलग अलग है, इस कारण से यह अलग अलग गुण दर्शाते हैं। सो आर यू ऑल गॉट इट? सुनाएगा ना सबको? चलो आगे बढ़ते। तो ये था आपका क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के बारे में। क्लियर सबको? अब किसके बारे में पढ़ना है? अक्रिस्टलीय के बारे में। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम इसको। क्या पढ़ रहे हैं हम इसको? ये पढ़ रहे हैं कि सर जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं उसके बीच की दूरी हमेशा बराबर होते हैं, कणों के बीच की दूरी, ठीक है। और उसके कणों की व्यवस्था जो होती है एक निश्चित क्रम में होती है, ठीक है। और निश्चित क्रम में होने के कारण इसकी एक ज्यामितीय आकृति कैसी होती है? निश्चित होता है। कैसा होता है? बोलो। निश्चित। समय में सोना चांदी। तो ये हो गया निश्चित क्रम। देखो निश्चित क्रम किसको बोलते हैं? जैसे ए के बाद बी आया, फिर ए के बाद बी आया, फिर बी के बाद ए आया, है ना, फिर ए के बाद बी आया, फिर बी के बाद ए आएगा, इसको निश्चित क्रम बोलेंगे, है कि नहीं। और इसमें जैसे कि ये बताया मैंने NaCl का, तो Na होगा फिर Cl होगा, यहाँ Cl तो यहाँ Na होगा, और यहाँ Na है तो फिर इधर Cl होगा। किसी भी दिशा में बढ़ो तुमको Na के बाद Cl आएगा, तो इसकी एक निश्चित पैटर्न है। कणों के बीच दूरी निश्चित है कि नहीं। अब निश्चित दूरी है तो इसको, अब ये जो बल है ना, बल याद रखिए सब लोग, जो बल है ना, बताओ मियाँ कि अगर कणों का आकार एक जैसा है, कणों का आकार इस तरह से है, तो क्या होगा, इसके बीच जो बल काम करेगा वो भी एक तो बराबर रहेगा, है कि नहीं। तो हम इसको अगर गर्म करते हैं तो तोड़ने के लिए जो ऊष्मा लगेगा वो निश्चित रहेगा, तो निश्चित, इसलिए इसकी द्रवणांक क्वथनांक भी क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। क्लियर है? फिर इसका मैंने बहुत सारा गुण बताया कि द्रवणांक क्वथनांक निश्चित होता है, ताप और दाब पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है, क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस बोलते हैं, है ना।
कण जो होते हैं पदार्थ के वह निश्चित क्रम में होते हैं, इसलिए इसका ज्यामितीय आकृति भी निश्चित होती है। ये असमदैशिक या फिर विषमदैशिक, इसको कहीं कहीं विषमदैशिक भी बोल देगा, है ना, बट इंग्लिश एक ही होता है, एनिसोट्रॉपिक, है ना। ये एनिसोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि इसका अलग अलग दिशा में इसका भौतिक गुण जैसे चालकता, उसमें प्रसार, अपवर्तनांक, ये सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। समझ आया कि नहीं आया? तो यह इस तरह से बाबू इसका गुण हो जाएगा। अब हम लोग को आगे पढ़ना है, देखिए अक्रिस्टलीय ठोस, हेडिंग बनाएंगे सभी लोग, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, है ना, अमorphous सॉलिड जिसको बोलते हैं। अमorphous सॉलिड्स, क्या हुआ लिख। अच्छा ऑनलाइन है ना, सॉरी। लिखो, वैसे क्रिस्टलीय पदार्थ, वैसे क्रिस्टलीय पदार्थ, वैसे क्रिस्टलीय पदार्थ जिसके जिसके बीच, जिसके कणों के बीच, कणों के बीच, कणों के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर नहीं होती है, इस दूरी बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है, नहीं होती है जिस कारण से, नहीं होती है जिस कारण से इसकी इसकी ज्यामितीय आकृति, जिस कारण से इसकी ज्यामितीय, जिस कारण से इसकी ज्यामितीय आकृति, इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। समझा ना, ये अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा क्योंकि इसमें कणों के बीच की दूरी जो है ना, कहीं कहीं मतलब बराबर होगा ही नहीं। अगर मान लिया जाए जैसे कण है, मतलब कण समझो ना कि इस तरह से कि एक यहाँ है ना, तो मैं एक यहाँ नजर आएगा, एक सटा हुआ है तो एक तरह से पूरा हटा हुआ नजर आएगा, मतलब उसकी एक निश्चित क्रम नहीं होता है। और इसमें क्या है, हाँ, इसे कणों के बीच जो निश्चित क्रम नहीं होता, कणों के बीच एक निश्चित क्रम में नहीं पाया जाता, ठीक ना। तो लिख दीजिएगा इसमें अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस में पदार्थ के कण, पदार्थ के कण, के कण एक निश्चित, एक निश्चित क्रम, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते,
एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। कर लीजिएगा इसको। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, चलिए बता दिया इसमें। इसको तो ये तो लिखवा ही दिया था हमने। चलिए आगे लिखिएगा, लिखिएगा, इधर लिख दिए सब, लिखिएगा। इसके कणों के मध्य, कणों के मध्य, इनके कणों के मध्य, कणों के मध्य आकर्षण बल, आकर्षण बल कम होने के कारण, इनके कणों के मध्य आकर्षण बल कम होने के कारण इनमें इनमें धीरे 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 बहने का गुण पाया जाता है। इनमें धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है। इनमें धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है। समझ आया ना? और क्रिस्टलीय ऐसे होते हैं। आप लोग जो है कांच का बर्तन देखे है ना, कांच के बर्तन में देखे होंगे कि बहुत समय बाद देखोगे तो कांच में क्या होता है ना कि एक तरफ कांच मोटा हो जाता है, एक तरफ पतला रह जाता है। जैसे कांच का ना गिलास देखे होंगे आप लोग, कांच गिलास देखे होंगे, जैसे कि ये होता है कांच गिलास है इस तरीक़ा से, मान लो कि अब इसकी जो है सारा बराबर है, सारा चीज़ ऐसे ही ऐसा है, ठीक ना। लेकिन 4-5 साल अगर लगातार छोड़ दोगे इस गिलास को ना, मतलब काम करते रहोगे तो क्या होगा, पता चलेगा तुमको कि ये हल्का सा पतला हो गया और ये जो है ना ये कणों पर इधर जो ज़्यादा फैल गया हल्का। समझ आया ना? ये गिलास का हाल होता है, मतलब कि नीचे क्या हो ना कि फैल जाता है ये, समझ आया कि नहीं, ऐसा ही करके फैल जाता है। समझ आया कि नहीं? तो इसलिए कांच क्या हुआ, कांच क्या है, अक्रिस्टलीय। कैसा है? क्योंकि कांच को ऐसा माना जाता है कि एक प्रकार का द्रव ही है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ठंडा किया गया है। समझ के नहीं है? तो इसमें क्या है कि धीरे धीरे बहने गुण आएगा, ये अपने भार के कारण, चूंकि दबाव है इस पर, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, फैल, इधर बढ़ते जाएगा और ये फैल जाएगा। समझ कि नहीं आया? जो खिड़कियां कांच की होती है, यानी खिड़की जो है और वो कांच से बनल है, जैसे खिड़की है और इस पर जो है कांच लगाया गया है ऊपर से, मान लो क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ पे मोटा होने जाएगा, इसमें जमने लगेगा, इस पे पतला होता जाएगा, तो ये नीचे बैठते जाते हैं। समझ आया ना? तो इसमें बहने का गुण आता है, ये अपने दबाव के कारण बहता है और उसको हल्का से फोर्स देने पर ये फैल जाता है, ये टूट जाएगा। समझ आया कि नहीं है? क्योंकि इसके कणों के बीच ना, इसके कणों के बीच ज़्यादा जो है, इसके कणों के बीच ज़्यादा जो है दृढ़ता नहीं पाई जाती है, आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। समझ आया कि नहीं है? तो लिखो इसमें, लिखिएगा, क्या लिखवा रहे थे हम इसमें? हाँ लिखिएगा इसमें, इसमें अच्छा लिखवाए इसमें थोड़ा सा, हाँ हाँ ठीक है। ये अपने दबाव के कारण, लिखो रे, ये अपने, ये अपने दबाव के कारण, दबाव के कारण बहते हैं, के कारण बहते हैं। ये अपने दबाव के कारण बहते हैं। ठीक है? ये समदैशिक, ये समदैशिक, समदैशिक, ये समदैशिक होते हैं, ये समदैशिक होते हैं।
यानी यानी सभी दिशाओं में सभी दिशाओं में इनका भौतिक गुण में इनका भौतिक गुण है ना। जैसे कि अगर बात करें हम तो चालकता, ऊष्मीय प्रसार, चालकता, ऊष्मीय प्रसार, है कि नहीं, फिर है इत्यादि का वो भी समान होते हैं, समान होते हैं इस तरीके से, है कि नहीं। इतना हो गया। कणों की व्यवस्था, कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होने के कारण, निश्चित नहीं होने के कारण के कारण के कारण इनका इनका द्रव्यंक एवं क्वथनांक द्रव्यंक क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है ना। कणों के क्रम जो है निश्चित नहीं होता है, इसलिए इसका द्रव्यंक क्वथनांक में निश्चित नहीं होगा। और कणों के बीच मजबूत आकर्षण नहीं पाया जाने के कारण इसमें क्या होगा, इसका द्रव्यंक क्वथनांक निम्न होगा, कम होगा, है कि नहीं। कम टेम्परेचर पर ही गलने लगेगा। शीशा को बताओ, अगर ज़्यादा देर तक गर्म करते हैं तो वो फैलने लगता है ना, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है कि नहीं। शीशा के मान लो कि कांच के बर्तन है, ग्लास जिसको बोलते हैं, है कि नहीं। और कांच ग्लास को हम क्या करेंगे, गर्म पानी में डाल गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसका नीचे वाला लेयर निकल जाएगा, वो फट जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि गर्म करने से क्या होता है, कण क्या होते हैं, कण फैलते हैं, कण फैलते हैं। जब फैलेगा तो क्या होगा, वो टूटेगा, है कि नहीं। और टूटेगा इसलिए बोला जाता है कि जैसे रबर हो गया रबर ये सब हो गया, वो क्या है, अक्रिस्टलीय है। रबर क्या है, थोड़ा सा भार दोगे तो फैलता है ना, रबर फैलने लगता है, वो अक्रिस्टलीय हो गया। कांच भी क्या है, हल्का समारो उसको चकनाचूर हो जाता है कि नहीं, उसमें बहने गुण पाया जाता है। तो हम कुछ कुछ इसका उदाहरण लिख देंगे जो जरूरी है लिखे उदाहरण में, कांच क्या होगा बुआ, कांच हो जाएगा, कांच, है कि नहीं। रबर, रबर लिखे सभी लोग, कांच हो गया, रबर हो गया, है कि नहीं। प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गया, नायलॉन हो गया, है ना। पॉलिस्टर हो गया, पॉलिस्टर हो गया, मतलब। और आपको पॉलीथीन ये सब हो गई, ये सब तो खैर प्लास्टिक ही है। ये सब जितने भी है ना आपको मिलेंगे, कांच, रबर, प्लास्टिक, नायलॉन, पॉलिस्टर, है कि नहीं। ये जितना भी है ये सब अब वो क्या है बताइए तो, ये क्या है सब, ये सब के सब आपका क्या अक्रिस्टलीय है। क्लियर सभी को, चलिए कर लीजिए जल्दी से इसको। और अच्छा, क्रिस्टलीय का एग्जाम्पल नहीं लिखे थे ना, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का एग्जाम्पल नहीं लिखे, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नीचे लिख लेंगे। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के उदाहरण लिखो। एक घंटा ऊपर है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के उदाहरण,
है कि नहीं? और पढ़ाए ना, चलो ठीक पढ़ाते हैं। लिखिए नमक हो गया, अरे नमक का फॉर्मूला क्या होगा मैं बोलो, हैं बोलो, NaCl, NaCl इस तरह से हो गया। फिर आपका हमने ले लिया, इसमें धातु में कोई ले लेते जैसे कि सोडियम, ये सब होगा, है कि नहीं, ये सब भी आपका हो जाएगा। तो नमक हो गया, फिर से आपको लिख दीजिएगा इसमें ग्रेफाइट भी हो जाएगा, है कि नहीं। फिर से आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि धातु में मैंने मेटल में ले लिया है ना Mg यानी कि मैग्नीशियम, है कि नहीं। यहाँ पे हमने हीरा ले लिया, हीरा भी क्या है, क्रिस्टलीय है कि नहीं। फिर हमने ले लिया इसमें H2O2, है कि नहीं। फिर इसमें H2O भी क्या, H2O तो नहीं होगा, एक मिनट, H2O द्रव में आ जाता है ना, सॉरी, ये भी गैस में आएगा तो ये भी नहीं होगा। हीरा मैंने ले लिया, इसमें मैग्नीशियम जिंक ले लो, है कि नहीं। इसमें Na+ ले लो, है कि नहीं। फिर इसमें तुमको मेटल बता दिया, आणविक बता दिया, इसमें आणविक बता दिया, इसमें ये हो गया, ठीक है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, है ना, आप इसको इसमें लिख सकते हो। क्लियर। तो नमक जैसे क्या है, जैसे मैंने देखो इसमें बताया ना तुम लोगों को, इसे क्या समझाया, कहाँ चला गया भाई, हाँ ये देखो इसमें समझाया ना कि नमक में क्या है कि एक निश्चित क्रम व्यवस्था है, Na+Cl- एक निश्चित क्रम में है, तो ये आयन के रूप में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, तो ये आयंस हो गया, ये सब क्या है, सब क्रिस्टल है, कैसा पदार्थ है, क्रिस्टलीय पदार्थ। तो आपको उदाहरण पूछेगा, समझ आया ना, इस तरह से। तो क्लास समझ में आया बोलो, हैं, अरे यार समझ में क्लास में, यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग इतना रखते हैं, ठीक है ना मन, और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।